हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आपके। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लास है। हमने माउंटेन कर लिया है, प्लेटो कर लिया है, आज प्लेन कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे मैपिंग के ऊपर में, ताकि सारा जो लेक्स और रिवर वाला पोर्शन बचा हुआ है, डेजर्ट का कुछ पोर्शन देख लेंगे। अगर कुछ क्लासिफिकेशन है तो पहले कर लेंगे कल, उसके बाद में मैपिंग से शुरू करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो प्लेन्स का है। बहुत सिंपल टॉपिक है। जैसे जैसे माउंटेन से आप आते हो तो माउंटेन समझाना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में जब उसके क्लासिफिकेशन हो जाते हैं तो उसको हुई इरोड और डिपोजिशन से जो बनते हैं उनको प्लेटू बोलते हैं। और उसके बाद में बनते हैं आपके प्लेन्स, जो सबसे सिंपल प्रोसेस है। इसके अंदर में क्लासिफिकेशन भी इतनी नहीं है, दो ही क्लासिफिकेशन है, तो इनको आज आराम से कर लेंगे। हो सकता है आज क्लास कम भी हो, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो उस वजह से अगर साउंड का कोई इशू आना नहीं चाहिए, बाई चांस आए थोड़ी कम हो तो थोड़ा देख लेना आज, ठीक है। तो आप फाउंडेशन से जुड़िए। यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस चल रही है। ये वाली जो क्लासेस है इसलिए बता रहा हूँ आज, क्योंकि ये प्रीलिम्स की और मेंस की इंटीग्रेटेड जो क्लास है, किस तरीके से हम इंटीग्रेटेड क्लास करवा रहे हैं कि जिसमें प्रीलिम्स भी हम कंप्लीट कर सकें और मेंस का भी कंप्लीट कर सकें। तो ये हम इसलिए यूट्यूब के ऊपर में इसलिए अवेलेबल है, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आप इंटीग्रेटेड प्री और मेंस वाला ये वाला पोर्शन है ये कर सकते हो। मात्र आपका 11,000 रुपीज़ के अंदर में उपलब्ध है, ठीक है। जिसमें आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड हो रही है 2500 के अंदर में, ठीक है। तो बचता गया, बहुत ही कम बचेगा ये तो इसने कुछ नहीं है, 8500 के अराउंड इसकी कॉस्ट बनती है आपकी। तो ये आपको इसमें प्रीलिम्स भी कवर हो रहा है आपका, मेंस भी कवर हो रहा है आपका, और इंटरव्यू तक की आपकी जितनी भी मॉक इंटरव्यूज करवाने होंगे वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में आपको कुछ जो कॉस्ट इफेक्टिव है बिल्कुल, और जितनी टेक्निकल कॉस्ट है, टीचर्स की कॉस्ट है, वो इंक्लूडेड है। इसके अंदर में कुछ नहीं है। और आर एस मेन्स पेपर 4 है, वो आप जरूर करिए। आर एस मेन्स का अलग से है, आपको ये नहीं करना तो ये आप मेरे पेपर 4 कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसानी से 2500 के अराउंड में अवेलेबल है ये। अगर सिर्फ ये पेपर 4 करना है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों इसमें करवाई जाएगी। सिर्फ इंग्लिश आपको समझनी है, आपको लगता है हिंदी आती है, बेसिक इंग्लिश मुझे नहीं आती, 10-12 नंबर आते हैं, तो 1000 रुपीज़ के अंदर में स्पेशल जो है इंग्लिश का चल रहा है कोर्स, जो आपको बिगिनर से लेकर एडवांस तक की पूरी करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करिए, मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है वो करिए, और पहले अकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलो पढ़ाई पे आते हैं। आज ज़्यादा बोलने का इतना है नहीं, तो हम आज करेंगे प्लेन्स। हमने देख लिया माउंटेन्स की, माउंटेन के बेसिस पे ही हमने किए प्लेट्यूज। तो ये जो बनने के कारण है आपके, कैसे लैंडफॉर्म फॉर्म हो रहे हैं, वो सेम है आपका। इरोजनल, डिपोजिशनल, एक्सोजेनिक, इंडोजेनेटिक फोर्स सब पे लगेगी। जबकि एस नीचे आते जाते हैं ना, तो इससे ये देखो यहाँ पे हमने देखा था कि एंडोजेनेटिक फोर्स से ज़्यादा बन रहा है, बिकॉज माउंटेन्स नीचे से ज़्यादा आ रहे हैं। अब इन माउंटेन के इरोजन की वजह से यहाँ एक्सो इंडो लगभग बराबर सभी है, ठीक है। एंडोजेनेटिक फोर्स नीचे से बहिर्जात बल और अंतर्जात बल दोनों लग रहे हैं इसके ऊपर में। प्लेन्स तक आते आते ये जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है ये बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है। यानी बहिर्जात बल है वो माउंटेन्स को इरोड करेगी, फिर प्लेटू कोई बना है उसको भी इरोड करेगी। तो माउंटेन्स डायरेक्ट इरोड हो के प्लेटू बनेंगे, प्लेटू के बजाय सीधा भी प्लेन्स बन सकते हैं। माउंटेन्स जनरली प्लेटू बनते हैं, प्लेटू से हमारा बनता है प्लेन्स। तो प्लेन्स इरोजनल की सारी जो प्रोसेस हो जाती है, इरोजनल प्रोसेस हो जाती है, माउंटेन्स हो, प्लेटू या कोई भी आपको रिज मिल रही है, कोई भी नॉर्मल प्लेटू टाइप बन रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे भी होते हैं लैंडफॉर्म्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि माउंटेन्स भी नहीं होते ना वो प्लेटू में क्लासीफाई होते हैं, ठीक है। जो जनरली ओशन बेड पे पाए जाते हैं या फिर कॉन्टिनेंट के बेड पे भी थोड़े बहुत मिल सकते हैं, तो उनको भी इरोड होने के बाद में आपको क्या मिलेगा, प्लेन्स मिलेगा। तब जो इरोजन की कंप्लीट हो जाती है प्रक्रिया, तब हमें मिलता है एक समतल भूमि मिलती है जिसको बोला जाता है प्लेन, ठीक है। जो हम जिस पे भी रिजाइड करते हैं, जब जनरली रेजिडेंस होता है वो जनरली प्लेन के ऊपर में ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बता दिया मैंने, अंतर्जात बल बहिर्जात बल से बनते हैं। हर कोई जो भी है माउंटेन बने, प्लेटू बने, लेकिन इसमें एक्सोजेनेटिक फोर्स की बहुलता होती है। इसमें ज़्यादा इरोजनल प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है प्लेटू के ऊपर में और प्लेन के ऊपर में, तभी आप जाके ये आपके माउंटेन और प्लेटू के बीच में तभी आपके प्लेन्स बनते हैं। तो प्लेन की वही सेम प्रोसेस रखेंगे, इसलिए मैंने एक साथ करवाया। माउंटेन का, प्लेटू का, प्लेन का सेम प्रोसेस है। एक डेफिनेशन याद करनी है आपको, उसके बाद जाना आपको क्लासिफिकेशन में। या तो क्लासिफिकेशन सीधा उठा के पूछा जाएगा 2 नंबर में, या आपको 5 नंबर के हिसाब से क्लासिफिकेशन आएगा। और प्रीलिम्स का इसके अंदर में ये है कि चाहे माउंटेन हमने किया इस तरीके से क्लासिफिकेशन, चाहे प्लेटू का किए, चाहे प्लेन्स का किए, तो इसके अंदर में जो भी नेमिंग हो रही है, यानी नाम जो भी आएगा आपका हर एक क्लासिफिकेशन के अंदर में, हर एक क्लासिफिकेशन में मैंने 2-2 एग्जाम्पल डाले, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, वो मैपिंग में करेंगे वो तो है ही है, लेकिन जो एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने लिखे हैं साथ में माउंटेन्स में, वो सारे बोर्ड एनसीईआरटी की बुक्स में जो दिए हैं वो मैं साथ में लिए हैं, ताकि आपको मेंस में लिखोगे तो भी उसी से नंबर आएंगे,
एग्जाम्पल्स ऐसे मैच हो जाए, क्यों किसी टीचर के ऊपर छोड़ना ही क्यों है, जब अगर उसमें मॉडल आंसर अगर उनको मिलेगा तो बोर्ड वाला बुक मिलेगी, तो वो एग्जाम्पल लिख दो जो बोर्ड के अंदर में दी है, तो उससे क्या है नंबर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और प्रीलिम्स के अंदर में अगर मैचिंग आती है, मैपिंग आती है, कुछ भी आएगा कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है, कौन सा प्लेटू कहाँ पे है, कौन सा प्लेन्स कहाँ पे है, कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, कौन सा माउंटेन किस तरीके का माउंटेन है, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे, ये इस माउंटेन फॉर्मेशन के कारण क्या है, तो वो सारा जो मेंस में हम पढ़ते हैं उसी से समझ में आएगा आपको। उसके बाद प्रीलिम्स की बचती है मैपिंग, जिसमें यही इन्हीं जो प्लेसेस को है उनके एक साथ रिवीजन कर लेंगे, और उसके अलावा भी कुछ लेक्स और जो रिवर वाला पार्ट जो स्पेसिफिक प्रीलिम्स वाला है वो मैपिंग में ही हम चेक कर लेंगे, बिकॉज उसमें हमें मेंस में तो कुछ लिखना है नहीं। तो चलो प्लेन की डेफिनेशन देख लेते हैं, हिंदी के अंदर में देखेंगे आज। पृथ्वी के धरातल का वह भाग जो तुलनात्मक रूप से अधिक समतल है, तुलनात्मक रूप से अधिक समतल है, यानी प्लेटू से और जो माउंटेन्स या कोई और भी लैंडफॉर्म्स बना है छोटा मोटा, उनकी तुलनात्मक रूप से समतल है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा खुद प्लेन ही एक जगह से ऊंचा हो और कहीं से नीचा हो, लेकिन तुलनात्मक रूप से बाकी से ज्यादा इसमें समतल माना जाता है। स्लोप तो होगा फिर भी। कर्मांगत है, यानी एक जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये एकदम पूरा आपको एरिया मिलेगा लंबा, जहाँ पे प्लेन बोला जा सकता है। ऐसे नहीं थोड़ी सी सरफेस मिली उसको प्लेन बोल दोगे, कुछ एक कर्मांगत एरिया होना चाहिए। ठीक है, और कोमल ढाल वाला होना चाहिए, कम ऊंचाई वाला होना चाहिए, ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। यानी ऊंचाई कैसे मैपन कर दिया जाती है, जब लैंडफॉर्म और ओशन की बात करते हैं, ऊंचाई करते हैं, तो सी लेवल से देखते हैं कि कितना ऊंचा है वो। ठीक है, बिकॉज सी लेवल पानी है, उस एक जगह पे एक फिक्स उन्होंने क्या ऊंचाई लेके रखी हुई है, उसी से हम मेजर करते हैं कि कॉन्टिनेंट है ये कितना ऊपर है आपका, या जो क्रस्ट है उससे एक जो बेसिक एक लेयर है, फर्स्ट लेयर जिस पे क्रस्ट बनी है उससे कितना ऊपर है, तो जी ऊंचाई इसमें क्या होगी, कम होगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इरोजनल प्रोसेस हो रही है किसी के ऊपर में, माउंटेन के ऊपर में या प्लेटो के ऊपर में, तो इरोड होगी तो उसकी ऊंचाई अपने आप कम होती जाएगी। तो देखो ये आपका माउंटेन्स था, ये इरोड हो गया, प्लेटो बन गया। अब और इरोड होके जब ये लंबे टाइम तक ऐसे रहेगा तो हो सकता है इसकी ऊंचाई थोड़ी सी तो हो, लेकिन ये इसकी ऊंचाई ज़्यादा होता है। एक साइड इसकी मैंने बताया था कल कि तीव्र ढलान वाली होती है, एक या एक से अधिक साइड, चारों न हो इसके अंदर में, कि जितनी होगी उतनी पॉसिबिलिटी होती है कि वो तीव्र ढलान वाली होगी। इसके अंदर में स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, इसमें एक में स्लोप स्टीप होता है, इसमें कहीं स्लोप स्टीप नहीं होते। देखो सक्सेसिव और जेंटल होता है, इसमें सारा स्लोप जेंटल होता है, काफ़ी फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, और सक्सेसिव यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा और बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर माना जाएगा इसके अंदर में। ठीक है, एलिवेशन भी इसका धीरे धीरे लोअर हो जाता है। तो चार चीज़ याद रखनी है, द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस विच इज कंपेरेटिवली मोर फ्लैट है, सक्सेसिव है, और जेंटल स्लोप वाला है, और लोअर एलिवेशन वाला है, उसको हम क्या बोल देंगे, प्लेन्स बोल देंगे। देखो हमें ऐसे पता है कि गंगा प्लेन देखा हुआ है हमने, जिस पे सरफेस अब जैसे पूरा है, तो वो भी किसी प्लेन बेड पे बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। लेकिन इसको डेफिनेशन को जब लिखते हैं तो कौन सी कीवर्ड्स हमें यूज़ करनी है, किस तरीके से ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में आपको लिखना है, तो वो चीज़ बतानी बहुत जरूरी रहती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि मोर फ्लैट लिखना है हमें, कि ठीक है कंपेरेटिवली ज़्यादा फ्लैट है ये, सक्सेसिव होना चाहिए, कर्मागत होना चाहिए, एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर। ऐसा नहीं है कि बीच में थोड़ा सा फ्लैट एरिया आया, उसको छोड़ा फिर प्लेटू आ गया, फिर फ्लैट एरिया आ गया, तो उसको हम प्लेन नहीं बोल सकते, वो प्लेटू काउंट कर लेंगे, आसपास वाले एरिया को प्लेन नहीं बोला जाएगा उसको। कर्मागत कुछ एक सक्सेसिव होना चाहिए, जेंटल स्लोप होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि स्लोप पे माउंटेन से देखा है हमने, प्लेटू देखा है, प्लेन्स देखा है, तो स्लोप काउंट करना बहुत जरूरी है, और लोअर एलिवेशन होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ज्योग्राफिकल तरीके से हमें लिखनी पड़ेगी, तो इसको बोला जाता है हमें प्लेन्स। ठीक है, डेफिनेशन समझ आ गया आपको, वैसे तो पता ही है डेफिनेशन लिखने के लिए समझ आ गई, यहाँ पे पढ़ा नहीं है, हिंदी के अंदर में लिखना है, भूल जाते हैं हम कई बार। तो ये क्लासिफिकेशन, मैदानों का वर्गीकरण करना है। अब ये सबसे आसान वर्गीकरण है मैदानों का वर्गीकरण। जब ऐसे करते हैं तो हमें ऐसे काउंट नहीं करना है कि इंडिया के गंगा ब्रह्मपुत्रा, वो इंडिया वाले करेंगे तब क्लासिफिकेशन करेंगे। वर्ल्ड के हिसाब से मैदानों का जो वर्गीकरण है, कल भी मैंने बताया था, दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका इरोजनल प्लेन, यानी कि जो ऑलरेडी माउंटेन्स प्लेटू बने इनको इरोड करके जो प्लेन बने वो, और एक होता है डिपोजिशनल प्लेन, यानी जो माउंटेन और प्लेटू या कोई भी सरफेस इरोड होती है तो वो किसी भी इरोजनल, जो विंड इरोजन हो गया, ग्लेशियर इरोजन हो गया, रिवर से इरोजन हो गया, तो उसके साथ डिपॉजिट होकर जहाँ पे जमा हो जाता है एक लंबे एरिया में। जैसे हमारा कौन सा प्लेन, गंगा नदी वाला प्लेन है वो पूरा, तो गंगा रिवर क्या करती है, हिमालय से एकदम जो क्ले या सिल्ट है वो लाके जमा करती रहती है। ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर में ये डिपोजिशन होके अपना फर्टाइल प्लेन बन गया, एल्यूवियल सॉइल वाला। ठीक है, तो डिपोजिशनल वाले प्लेन्स के अंदर में, जैसे मैंने लिखा भी एल्यूवियल, तो ये इसके प्रकार भी इसी तरीके से होंगे कि किस तरीके की मिट्टी आके जमा हुई है, तो वो डिपोजिशनल प्लेन हो जाएंगे, एक आपके हो जाएंगे इरोजनल प्लेन। ठीक है, अब इरोजनल प्लेन है उनके देखो चार आपके इरोजनल प्लेन है, ये आपको कन्फर्म याद होनी चाहिए। डिपोजिशनल प्लेन लिखने बोल गए, लेकिन ये भी आपके 5 है, 3, 4 और ये 5th। अब देखो सब आसान है,
डेफिनेशन अपने आप आपको नाम पढ़ते ही पता चल जाएगी। तो इरोजनल प्लेन में अगर ऐसे क्लासिफिकेशन पूछ ले तो 2 पार्ट में डिवाइड करना, इरोजनल डिपोजिशन, इरोजनल के 4 लिख देना और डिपोजिशन के 5 प्लेन लिख देना। अब कौन से 4 प्लेन इरोजनल के? एक तो होता है इरोजन किससे होगा? रिवर से होगा, तो उस हो जाएगा नदीकृत इरोजनल, ठीक है, नदी की वजह से। अब जो गंगा नदी नीचे लाके डिपॉजिट कर रही है, लेकिन कहीं ऊपर एरिया हिमालय का छोटा प्लेटू होगा, उसको काट के अगर उसने काफ़ी लंबे टाइम तक लंबी दूरी तक, सॉरी टाइम क्या, लंबी दूरी तक काफ़ी ज़्यादा टाइम में अगर समतल कर दिया, प्लेन बना दिया, तो उनको क्या बोल देंगे? रिवराइन जो इरोजनल प्लेन बोल देंगे। रिवराइन यानी नदीकृत है, नदी की वजह से है। तो नदी अगर किसी चीज़ को इरोड करके समतल कर देती है तो उस प्लेन को क्या बोल देंगे? रिवराइन। एक होता है ग्लेशिएटेड, ये सेम जब हमने प्लेटू किया था उसमें भी आया था कि हिमालय मान लो माउंटेन्स है, उसको या फिर हायर एल्टीट्यूड वाले रीजन है, वहाँ पे बर्फ की मोटी परत हो गई, टेबल लैंड बन गई, तो उसको हमने प्लेटू बोला। लेकिन ये सेम चीज़ जब लोअर एलिवेशन के अंदर में काफ़ी दूरी तक अगर बर्फ जमा हो जाती है, जिसका स्लोप भी बिल्कुल लो है, आपका एलिवेशन भी बिल्कुल लो है, तो उसको क्या बोल देंगे? हम ग्लेशियर प्लेन्स बोल देंगे, ठीक है। ये हो गया। एक इरोजन ही तो देखना हमें, कल भी हमने देखा था एओलियन वाला किया था ना, एओलियन और एक्वासिस किया था। एओलियन किया था वायु जनित होता है जो इरोजन होता है प्लेटू के अंदर में, ये सेम है। इसमें नाम दे दिया इसका सिंपल विंड इरोडेड बोल दिया इसको, वायु घर्षित, वायु की वजह से, घर्षण से ही वजह से जो फ्लैट अगर बन जा, कोई एरिया है जो धीरे धीरे इरोड होके फ्लैट प्लेन बन गया, उसको इरोजनल प्लेन विंड इरोडेड बोल देंगे। एक होता है कास्ट वाला, इसको अच्छे से हम समझ लेंगे। बेसिकली होता यही है कि कोई डिपेंड करता है रॉक सिस्टम के ऊपर में, तो जब ये चुन्नी की रॉक बनी होती है, हिंदी को बताऊं या लाइमस्टोन होती है, तो वो जब पानी के साथ घुल जाती है तो वो जो माउंटेन्स या कोई भी प्लेटू या जो वाला हिस्सा बना हुआ, लैंडफॉर्म बना हुआ, वो धीरे धीरे पानी में घुलने की वजह से, लाइमस्टोन के घुलने की वजह से, लाइमस्टोन रॉक के अलग अलग टाइप होते हैं ना, हमारे है नहीं तो हम करते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप होते हैं। सिंपल ये देखो, चुन्नी की अगर कोई चट्टान बनी हुई है, वो पानी में घुलनशील होती है, और लॉन्ग टर्म में पानी में घुलने की वजह से वो चट्टान धीरे धीरे पिघल जाती है, तो वहाँ फ्लैट लैंड बन जाती है, उसको बोल देंगे कास्ट टोपोग्राफी। तो नाम से नहीं घबराना है, कास्ट टोपोग्राफी बिल्कुल एकदम लिखा हुआ है आपके, और मैं पूरा इसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इरोजनल में क्या है? रिवराइन हो गया, ग्लेशिएटेड हो गया, विंड इरोडेड हो गया, और कास्ट टोपोग्राफी आपकी हो गई। अब आते हैं डिपोजिशन की वजह से कौन से बनते हैं। डिपोजिशन देखो, पहला मैंने बोला कि कौन सी चीज एल्यूवियल सोइल लाके डिपोजिट किया तो उसको बोल देंगे जलोढ़। जो कौन से गंगा वाले मैदान है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के सारे मैदान है, इसको वो क्या बोलेंगे? जलोढ़, मिट्टी से बने हुए, एल्यूवियल सोइल से बने हुए, तो इसलिए वो डिपोजिशनल प्लेन है, ठीक है। एक होता है ग्लेशियोफ्लूवियर, हिमाड, तो ये सेम ही चीज़ है। जलोढ़ हो गया, यहाँ पे हिमालय के वहाँ से रिवर ला के जमा करिए, और ये कोई ग्लेशियर से पानी आ रहा है, या वो ग्लेशियर के खुद के मान लो दूर तक बर्फ के चलने की वजह से, अगर खिसकने की वजह से, अगर ग्लेशियर फ्लूअल ओरिजिन बोलते हैं, वहाँ पे साथ में जब मिट्टी आके एक जगह जमा हो जाती है उसके साथ में, तो उसको हिमाड बोल देते हैं। सेम प्रोसेस होती है एलुवियल जलोढ़ के अंदर में, हिमाड के अंदर में। तो ग्लेशियर की फ्लूअल की वजह से, यानी ग्लेशियर बर्फ के एक साथ चलने की वजह से जो मिट्टी इरोड होकर सरफेस की वो आके एक जगह जमा हो जाती है, तो फिर पानी तो पिघल जाएगा थोड़े टाइम बाद में, बचेगी क्या? मिट्टी, तो वो बन जाता है ग्लेशियर फ्लूअल। और एक होता है लोएस के पठार, एक होता है लावा से बने हुए पठार, एक होता है लेक्स्ट्राइन। लेक्स्ट्राइन इंग्लिश में देख के मत घबरा जाना, हिंदी देखो। लेक्स्ट्राइन मतलब लेक की वजह से बना हुआ, उसको लेक्स्ट्राइन बोल देते हैं इंग्लिश में, और झील से निर्मित होता है वो, ठीक है। झील से निर्मित होता है, जो झील में भी तो पानी होता है ना, मान लो पानी सूख गया या पानी कहीं बह गया ऊपर, सरफेस ऊपर आने की वजह से, तो जो नीचे का सरफेस होता है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो वो जो लंबे झील भी काफ़ी बड़ी बड़ी झील होती है, तो उनका अगर पानी सूख जाता है तो वो जो मैदानी एरिया होता है वो उसको बोल देंगे लेक्स्ट्राइन, यानी झील निर्मित मैदान बोल देंगे, ठीक है। और झील के अंदर में पानी कहीं रिवर से आया है तो वो धीरे धीरे डिपोजिट हुआ है, तो इसलिए ये वाला हिस्सा डिपोजिशनल प्लेन के अंदर में आएगा। तो होपफुली क्लासिफिकेशन आपको समझ आया कि इरोजनल प्लेन, रिवराइन, ग्लेशिएटेड, विंड इरोडेड, कास्ट वाला करेंगे। डिपोजिशन के अंदर में एलुवियल, ग्लेशियोफ्लूअल, लोएस, लावा एंड लेक्स्ट्राइन, यानी जलोढ़, हिमाड, लोएस, लावा निर्मित और झील निर्मित करेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके इनको अब लगातार देख लेते हैं। पहले इरोजनल देख लेते हैं, फिर अपने डिपोजिशनल देख लेंगे। पहला क्या है? रिवराइन, नदीकरण। अब सिंपल पढ़ो आप, आपको खुद ही समझ आएगा। द रिवर ट्रांसफॉर्म द अंडुलेटिंग सरफेस विद द इरोजनल वर्क इनटू द फ्लैट प्लेन। इन दिस प्लेन हार्ड रॉक्स व्हिच आर रेजिस्टेंस टू इरोजन आज विजिबल एज ए स्मॉल रिज एंड आर कॉल्ड मोनाद रॉक्स। ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है आपको। मान लो 2 नंबर में पूछ रहे मोनाद रॉक्स किसको बोलते हैं, तो क्या आपको ये रिवराइन जो प्लेन है उसी के अंदर में समझाएगा इसको। द बेसिन ऑफ पेरिस हो गया और लंदन एग्जांपल है इस टाइप के, ठीक है। तो पेरिस और इनके लंदन के बेसिन है, क्योंकि वहाँ पे नदी मिलती है। वो उनको जब मैप में करेंगे तो नदियों, उनके नाम भी दिखा दूंगा आपको कौन सी कहाँ पे आके गिरती है। तो लंदन हो गया, चे पेरिस हो गया, वो रिवराइन से बने हुए, ठीक है। तो होता क्या है कि जब रिवर इसको
ऊपर वाले हिस्से हैं जो कहीं माउंटेन से निकल रही है, प्लेटो के ऊपर से बह रही है, तो उसको कंटिन्यूसली इरोड करती है। पानी का इरोजन जो पावर है बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी टाइम तक मिलियन ईयर में जब मिलियन ईयर हो जाते हैं तो उसमें इरोजन करते करते बाकी जो सॉफ्ट रॉक्स है वो तो इरोड होकर आगे डिपॉजिट हो जाती है, लेकिन कुछ हार्ड रॉक्स बच जाती है जो रिवर से पानी से जो बहाव से इरोड नहीं हो पाती है। वो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मोनाडोक कहलाती है। मोनाड्रोक्स या मोनाडोक्स बोल सकते हो इसको, ठीक है, मोनाडोक्स। यहाँ पे देखो मैं इंग्लिश में अलग से भी लिख देता हूँ, मोनाडोक, ठीक है, हिंदी के अंदर भी देखो मोनाडोक कहलाती है। तो मोनाडोक अगर आ जाए क्या बोलोगे आप कि रिवर के इरोजन की वजह से जो कठोर चट्टानें जो कटाव के प्रति प्रतिरोधी होती है वो छोटी लकीरों के रूप में दिखाई देती है और उन्हें क्या बोलते हैं, मोनाडोक्स बोलते हैं, मोनाडोक। तो ये निकाल आपने खुद ना सीखो इसको। आप जैसे मोनाडोक आया तो आपको पता ना चाहिए, अगर ऐसे लिखा हुआ आ गया 2 नंबर में मोनाडोक क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है, तो तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी लैंडफॉर्म्स का पार्ट तो होगा, किस वजह से बना। अगर इस तरीके से आप कंटिन्यूस समझते हो तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रह जाती है, ठीक है, मोनाडोक। तो ये लिख देना इन मैदानों, जब रिवर इरोजन नदीकृत जो मैदान बने हैं, नदीकृत मैदानों में, ऐसे लिखना, नदीकृत मैदानों में कठोर चट्टानें जो कटाव के लिए प्रतिरोधी होती हैं छोटी लकीरों के रूप में दिखाई देती है और मोनाडोक कहलाती है, ठीक है। ये रिवर नदीकृत इरोजन वाले पार्ट में, नदीकृत मैदानों में मिलती है। तो ठीक है, इस तरीके आगे मैंने 2 उदाहरण बता दिया आपको। पेरिस और लंदन की जो घाटियां बनती हैं वो इस प्रकार के मैदानों के उदाहरण है, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब चलो अगले करते हैं, हिमानीकृत में क्या सेम चीज होती है। हायर माउंटेन रेंज होगी लेटीट्यूड, वैसे भी प्लेटू भी देखा था वही मिला था अपने को, मैदान भी वही मिलेंगे। हायर माउंटेन रेंज लेटीट्यूड में बर्फ मिलती है अपने को, और मोस्टली कवर्ड विद स्नो, ठीक है। द सरफेस बीनीथ द स्नो अंडरगोज अट्रीशन एंड अब्रेजन विच टर्न इनटू सरफेस इनटू ए फ्लैट प्लेन। ग्लेशिएटेड प्लेन आर फाउंड इन कनाडा, स्विट्जरलैंड एंड फिनलैंड। ये यहाँ पर प्लेटू मिलते हैं आपके, क्योंकि हायर जो लेटीट्यूड है कनाडा, वहाँ पे हायर लेटीट्यूड है। कनाडा के बाद स्वीडन आता है आपका, फिनलैंड आता है, ये सारे हायर लेटीट्यूड पे है। तो इसमें होता क्या है, जो ऊपर ग्लेशियर है, ग्लेशियर में भी बर्फ क्या है, मूवमेंट करती रहती है। तो मूवमेंट की वजह से बर्फ का भी घर्षण बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से बार बार कटाव लगने की वजह से जो बर्फ जिस सरफेस पे होगी ना, हवा में थोड़ी लटकेगी, जिस सरफेस पे आपकी बर्फ है वो धीरे धीरे कट के प्लेन एरिया बन जाता है। अगर वहां पे भी ऐसी कोई मोनाड्रोक्स टाइप की होगी, कठोर चट्टानें होंगी, अगर वो भी कट जाती है तो बिल्कुल एकदम प्लेन एरिया बन जाएगा वो। तो उसको जब बर्फ पिघलने के बाद में या इन बर्फ के नीचे भी उनको क्लासीफाई करना हो तो उनको बोलेंगे ये हिमानीकृत प्लेन है आपके, ठीक है, हिमानीकृत मैदान है। तो उच्च पर्वत श्रृंखलाएं और अक्षांश ज्यादातर बर्फ से ढके होते हैं। बर्फ के नीचे की सतह में घर्षण होता है जो सतहों को समतल मैदान में बदल देता है बर्फ की वजह से। हिम आच्छादित मैदान कनाडा में, स्वीडन के अंदर में और फिनलैंड के अंदर में आपको मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ग्लेशिएटेड। विंड इरोजन कौन सा है, ये देखो, विंड इरोजन की बेसिक डेफिनेशन है, विंड ब्लो अवे द लूज एंड ब्रोकन रॉक पीसेस with mechanical erosion, the rock lying in the direction of the wind get eroded through the process of abrasion by the wind. The abrasion result in the formation of paddy plain. अब ये ज्यादातर कहाँ पे मिलेगा आपको, देखो परिणाम स्वरूप पेडी प्लेन, पेडी मैदानों का निर्माण होता है, पेडी प्लेन बनते हैं, यानी कि पेडी प्लेन्स बनते हैं। माउंटेन्स हो गए या प्लेटू होगा, वहां पे विंड इरोजन आपका ज्यादा मिल सकता है, बिकॉज जब यहाँ हवा चलती है, हवा के साथ में क्या टूटे हुए चट्टान या कोई भी कण होंगे या सैंड होगी, वो मूवमेंट करेगी। अब जब मूवमेंट करती है तो हवा की दिशा में, यानी कि जिसके इस तरफ मूवमेंट, इस तरफ हवा का आपका मूवमेंट है, इस तरफ हवा बहुत तेजी से चल रही है, और इसके साथ में कंकड़ पत्थर होते ही हैं, हर हवा आपने देखा होगा खुद नहीं, तो उसके साथ में जो सॉफ्ट रॉक्स टूटी हुई है या जो रेत के कण है वो साथ में चलेंगे। इनके सामने अगर कोई ऐसे चट्टान या फिर ऐसे कोई माउंटेन्स टाइप या प्लेटू प्लेन मिलेगा तो इसको जब टकराएगी तो ये इनके जो साथ में कंकड़ पत्थर है उनके घर्षण की वजह से क्या करते हैं, ये पूरा एरिया फ्लैट कर देगी वो धीरे धीरे, ठीक है। ये देखो चट्टानी हवा द्वारा घर्षण की प्रक्रिया से नष्ट हो जाती है, इन घर्षण के परिणाम स्वरूप पेडी मैदानों का निर्माण होता है। तो पेडी प्लेन इसलिए बोलते हैं कि जो पर्वत पदीय जनरली मिलने के कारण हो सकते हैं, पर्वत के पास मिल सकता है आपका, माउंट कोई प्लेटू होगा उसके पास में ये मिल सकता है, बिकॉज ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सरफेस है उसी को इरोड करती है विंड इरोजन, बिकॉज यांत्रिक कटाव होता है। यहाँ पे देखो यांत्रिक कटाव के कारण ढीले जो टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं ना वो साथ में जाएंगे, हवा की दिशा में पड़ी हुई चट्टानें हवा के घर्षण की वजह से, बिकॉज हवा की दिशा में होगी वही कटाव कर पाएगा। अगर पैरेलल है तो उन पर इतना फर्क पड़ेगा नहीं, जब तक कोई सरफेस के साथ में टूटी हुए चट्टानों या रेत के कण नहीं टकराएंगे तो वो उनका इरोजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए विंड इरोजन का ये आपका हो गया, विंड इरोजन सिंपल सा है। कास्ट टोपोग्राफी, ये देखो, ये आपको अगर नहीं समझ आए तो यहाँ पे मैं सिंपल बता देता हूँ हिंदी। देखो चुन्ना पत्थर की चट्टान होती है, अलग अलग होती है, कुछ क्षेत्रों में चुन्ना पत्थर की चट्टानें मिलेगी आपको। भूमिगत जल के अपर्दन चक्कर के अंत तक स्थलाकृतिक विशेषताएं एक कास्ट मैदान में बदल जाती है। मानो आप यहाँ पे ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो ये वाली चट्टान है ये वाली एरिया में फैली हुई है,
ठीक है। चाहे किसी भी तरीके से फैली हो, यहाँ पे मान लो एक छोटा प्लेटू है आपका, यहाँ थोड़ा बड़ा माउंटेन भी हो गया, या नीचे वाला एरिया है वो वाला भी एरिया, यहाँ पे इस तरह ये चूना पत्थर की आपकी चट्टानें हैं। जब क्या होता है, पानी यहाँ पे टकराता है, भूमि का जल होता है वो टकराएगा, तो नीचे से क्या करता है, वो चूना है, चूना हमेशा पानी में घुलता है, तो बहुत मिलियनियर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा साल हो जाते हैं, उसके साथ में घुलते घुलते ये पूरी चट्टान आपके घुल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में ऊपर से भी आपका इरोजन शुरू हो जाता है, घुलना शुरू हो जाता है, घुल के ये वाला पूरा सरफेस है ना, वो आपका एक प्लेन सरफेस की तरह आपका बन जाता है घुलने की वजह से। सिंपल सा ये प्रोसेस होता है, उसको कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट बोलते हैं, इसके वजह से जो बनता है उसको कास्ट टोपोग्राफी या कास्ट लैंडफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इन द एरिया ऑफ लाइमस्टोन रॉक्स बाय द एंड ऑफ द इरोजनल साइकिल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर की इरोजनल साइकिल पूरी हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो जितनी भी उसके संपर्क में आई हुई सारी की सारी जो लाइमस्टोन की चट्टानी है वो सारी पिघल जाती है। इरोजनल साइकिल कंप्लीट होने का मतलब होता है जहाँ इरोजनल आपका हो रहा है किसी वजह से किसी के ऊपर में, तो वो आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि प्लेटू है आप उसको पूरा इरोड करके प्लेन बना दिया, अब उसके ऊपर में कितनी हो उसमें आपको रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समतल हो गया है, तो वो एक तरीके से पैरेलल एरिया बन जाता है, उसको बोलते हैं इरोजनल साइकिल का कंप्लीट होना। तो अपर्दन चक्कर का कंप्लीट होने पर स्थलाकृत देर इज अंडरग्राउंड वाटर द टोपोग्राफिकल फीचर आर ट्रांसफॉर्म इनटू, जो भी टोपोग्राफिकल फीचर होंगे, चाहे यहाँ पे प्लेटू आपका माउंटेन कुछ भी हो, पूरा जब इरोड हो जाएगा पानी की वजह से, ऊपर से हो चाहे ग्राउंड वाटर, अगर नीचे केव्स वगैरह है तो ग्राउंड वाटर की वजह से भर गई हो, उनकी वजह से हो गया, वो कास्ट प्लेन में बदल जाती है। द कास्ट प्लेन ऑफ द, अब देखो अपने भी ये कास्ट प्लेन, ऐसा नहीं है कि नहीं है, देखो नैनीताल और अल्मोड़ा, नैनीताल अल्मोड़ा इंडिया के अंदर में, यूगोस्लाविया के अंदर में और फ्रांस में मिलते हैं आपको ये है। तो इंडिया का उदाहरण जरूर देना जब आपको लिखने आए कास्ट टोपोग्राफी की, नैनीताल और अल्मोड़ा है, इससे टीचर को पता लगता है कि आपने हाँ कास्ट टोपोग्राफी समझी है, आपने देखा है कि इंडिया के अंदर में भी इसको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो नैनीताल और अल्मोड़ा इंडिया के अंदर में, यूगोस्लाविया में भी और फ्रांस के अंदर में भी ये कास्ट टोपोग्राफी मिलती है। कहाँ पे मिलेगी, जहाँ लाइमस्टोन की चट्टानें होती है, लाइमस्टोन की चट्टानें होगी, वो पानी भूमिगत जल की वजह से नीचे पूरा पिघल जाएगी, उसमें घुल जाएगी, उसकी वजह से प्लेन एरिया बन जाता है, उसको क्या बोल देते हैं हम, कास्ट प्लेन बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब ये अपना कंप्लीट हुआ, कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, इरोजनल जो प्लेन्स है वो कंप्लीट हो गए। अब हम देखें डिपोजिशनल प्लेन। डिपोजिशनल क्या है, जलोढ़। ठीक है, दीज प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द deposition of debris brought down by the river from the higher elevation or to the lower region। सिंपल गंगा मैदान याद रखना कैसे बने हैं। ठीक है, कैसे किया कि डिपोजिशन लाए हैं किसका, डेब्रिस का, यानी जो लेके आएगा वो माउंटेन्स का कुछ न कुछ टूटा हुआ हिस्सा या उसके इरोजन की वजह से टूटे हुए जो मिट्टी के कण होंगे, क्या मिट्टी क्ले होगी, सेल्ट होगी, कितना भी होगा, वो लेके उसको डेब्रिस बोलते हैं। तो वो डेब्रिस है, उसके डिपोजिशन ऑफ डेब्रिस की वजह से होता है, ब्रोड डाउन बाय किसकी वजह से, रिवर्स लेके आती है, फ्रॉम हायर एलिवेशन यानी माउंटेन से टू द लोअर रीजन, यानी गंगा का जो अभी का प्लेन है, नीचे वाला प्लेन एरिया, वहां तक लेके आते हैं। दिस प्लेन आर कॉल्ड पिडमाउंट प्लेन भी बोलते हैं और डेल्टिक प्लेन भी बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। अब याद रखना, देखो पिडमाउंट प्लेन कब बोलेंगे, जब ये माउंटेन है आपका, ठीक है, यहां से अगर रिवर आ रही है और उसने इसी के पास एकदम इसके ये पर्वत पद, ये प्लेन कब बोलेंगे, जब पर्वत के बिल्कुल पास में अगर ये डिपॉजिट कर दिया उन्होंने सारे के सारे, तो यहाँ पे जो प्लेन बना उसको तो पर्वत पद ये बोल देंगे। लेकिन यही रिवर जब यहाँ से लेके इसका बहाव जाता है और यहाँ पे कम बहाव होगा तब यहीं जमा हो जाएगा। लेकिन गंगा जैसी बड़ी रिवर है जो लेके आ रही है, तो ये यहाँ से डेब्रिस हैं उनको लेकर के और आगे जहां तक इनका डेल्टा बनेगा दूर, देखो कहाँ हिमालय रह गया और कहाँ आपका पूर्वी भाग के अंदर में डेल्टा बनता है आपका, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश के पास में, तो सुंदरबन डेल्टा जिसको बोलते हैं, तो वहाँ डेल्टा बनता है। तो वहाँ डेल्टा में जब जाके प्लेन्स अपने डेब्रिस को प्लेन बनते हैं, उनको द डेल्टिक प्लेन बोल देंगे अपने, और जो हिमालय के पास से बनते हैं पेडी प्लेन बोल देंगे। तो दो तरीके होते हैं, पिडमाउंट प्लेन बोल देंगे, सॉरी पिडमाउंट प्लेन अपने बोल देंगे। डेल्टिक प्लेन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड नील रिवर वेरी फर्टाइल है, थिकली पॉपुलेटेड है। तो रिवर और देखो नील अपने सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, दो चीज तो अपने बोल देंगे, गंगा मिलती है, ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स मिलते हैं, तो बहुत थिकली पॉपुलेटेड अपने को पता ही है कि नॉर्थ ये यूपी बिहार और ये वाला एरिया वेस्ट बंगाल वाला एरिया कितना पॉपुलेशन है इसके अंदर में, बिकॉज यहाँ डेल्टिक प्लेन है ये और बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन है। जहाँ पे फर्टाइल प्लेन होंगे वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन सेटलमेंट अपने आप होगा। ठीक है, नील रिवर भी है बहुत ज़्यादा, नील रिवर भी ये काम करती है, सेम चीज़। नील रिवर कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर में। कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, हम देख लेंगे, मेडागास्कर ये रेड सी की तरफ जाके गिरती है, जहाँ मेडागास्कर रेड सी मिलते हैं। तो ये नील रिवर आपको वहाँ मैप में दिखा दूंगा मैं, लेकिन
ये याद रखना है कि किस इनको जब आप एल्यूवियल जलोढ़ ऐसे पूछ सकते हैं, एल्यूवियल प्लेन, बिकॉज गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन एल्यूवियल प्लेन है, तो इंडिया में आते हैं, वर्ल्ड में भी आते हैं, तो आपको डायरेक्ट ये 2 नंबर पूछ सकते हैं, तो इसके डेफिनेशन अच्छी देख लेना। इन मैदानों का निर्माण किस तरीके से नदियों द्वारा उच्च ऊंचाई से निचले क्षेत्रों में लाए गए मलबे के जमाव से होता है। ये बेसिक लाइन सब कवर कर लेगी आपका, ठीक है। इन मैदानों को उनके स्थान के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, पर्वतपदीय मैदान बोलते हैं या डेल्टिक मैदान बोला जाता है। अब मैंने समझाया आपको समझाने के लिए, आपको हमने समझाना, आपने लिख दिया तो समझ आ जाएगा उसको कि पर्वतपदीय मैदान किसको बोलते हैं, डेल्टिक मैदान किसको बोलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र और नील नदी के डेल्टिक मैदान बहुत उपजाऊ अग्रणी आबादी वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल जरूर देना है, 2 नंबर 5 नंबर कहीं भी है, आपको एग्जाम्पल जरूर देना है, और इसके लिए एग्जाम्पल आपको याद भी करनी है। इससे प्री में भी फायदा हो जाएगा, आपको लोकेशन पता चल जाएगी, वजह पता चल जाएगी कि इनको ऐसा क्यों बोलते हैं, डेल्टिक एरिया में कौन सा आता है, और आपको अगर आप देखिए पर्वतपदीय मैदान में कौन सा आता है, तो अगर वहाँ पे गंगा दे दे तो क्या बोलोगे आप, पर्वतपदीय के अंदर में आएगा। बेसिकली ये डेल्टिक प्लेन्स बनाते हैं, तो वो उनमें नहीं आएगा, तो ये आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हो, कैसे भी क्वेश्चन आए आप फंसोगे नहीं, ठीक है। अब आता है ग्लेशियर प्लेन यानी हिमालय, ये सेम चीज है। इन मैदानों का निर्माण हिमनदों के निक्षेपण से हुआ है। हिमनदों द्वारा नीचे शिलाखंड, चट्टानों के टुकड़े, रेत के निक्षेपण से बट्टड मृत्तिका यानी टिल प्लेन बोलते हैं मैदानों का निर्माण होता है, जबकि हिमानी के पिघले जल द्वारा बारीक मिट्टी के निक्षेपण से अवक्षेप मैदान का होता है। सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। जब स्नो आती है ऊपर, जब लाइक यहाँ पे हायर एल्टीट्यूड के अंदर में माउंटेन है, यहाँ पे आपकी बर्फ है, ठीक है। एवेलांचे सुना है ना, हिमालय में भी तो होता है, तो अपर वाले एल्टीट्यूड एरिया के अंदर में आपका ये बर्फ है। अब 2 तरीके से नीचे आता है, जब ये बर्फ के टुकड़े हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ बोल्डर, रॉक पीसेस एंड सैंड ब्रोट डाउन बाय ग्लेशियर्स, वेयर ग्लेशियर की वजह से। तो ये पूरा ग्लेशियर जब टूट के आपका नीचे आता है तो उसके साथ में क्या आएगा, नीचे की रॉक टूट के आएगी। मैंने बताया था ना कि घर्षण होता है, तो उसकी वजह से इरोजन में भी देखा था, इरोजन यहाँ भी तो होगा, उसके साथ जो है ना शिलाखंड आ जाएंगे, चट्टान के टुकड़े टूट के आ जाएंगे, रेत आ जाएगी, वो नीचे आके जमा हो जाएंगे, उनको तो बोल देंगे हम टिल प्लेन बोल देंगे, ठीक है। पहली बात तो ये बन गया। दूसरा आउटवाश प्लेन, यानी कि आपको हिंदी के अंदर में दिखा हुआ है, हिमानी के पिघले जल द्वारा बारीक मिट्टी के नीचे से अवक्षेप मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। तो आउटवाश प्लेन किसको बोलते हैं, ये पानी पिघल गया आपका ग्लेशियर का, और ये पिघल के एक रिवर के तरह नीचे आता है, पिघला हुआ, आधा पिघला हुआ पानी और आधा आपका नीचे आता है, तो पिघलता जाएगा, और ये पिघला हुआ पानी की वजह से जो मिट्टी है ना वो आके जमा हो जाती है। तो इसके अंदर में ज्यादातर जो आउटवाश प्लेन है उसमें आपको मिलेगी मिट्टी, और यहाँ पे जब एकदम ऊपर से बर्फ की परत है वो एकदम पिघल के नीचे आ जाती है, एक साथ आती है, तो उसके साथ रॉक के बोल्डर्स मिलते हैं। बोल्डर्स होते हैं जो पत्थर के बड़े टुकड़े होते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो शिलाखंड हो गए, चट्टान के टुकड़े हो गए, रेत के निक्षेपण से इनको बोलते हैं, उनको बोलेंगे टिल प्लेन यानी बट्टड मृत्तिका बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर में, बट्टड मृत्तिका, ठीक है। और हिमानी के पिघले जल द्वारा बनते हैं, उनको बारीक मिट्टी से आएंगे, उनको अवक्षेप मैदान बोल देंगे। तो सिर्फ नाम का अंतर है, 2 तरीके आते हैं, एक पूरा आपका जो बर्फ सीधी की सीधी नीचे आती है, उनके साथ में तो टूट के आएंगे, रॉक के कण भी टूट के आएंगे। अगर वो पानी के तौर पे पिघल के आएगी तो उसके वजह से जो आता है उसमें सिर्फ बारीक मिट्टी आएगी पानी के साथ में, इतना उसमें, क्योंकि बिकॉज ये कोई रिवर तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो आप बोल्डर्स भी साथ ले जाओगे, लेकिन पिघला हुआ पानी है, धीरे धीरे नीचे चलता रहता है, तो उसके साथ में बारीक मिट्टी आती है, ठीक है। तो अवक्षेप मैदान का निर्माण हो जाता है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको उन्होंने लिख दिया कि ग्लेशियल फ्लूइड हिमालय क्या है, ठीक है। अब आते हैं लोएस के पठार। हमने देखा था पठार में भी आता है, लोएस्ट प्लेन में भी आता है। तो ये प्लेन कहाँ पे है, ठीक है। दीज प्लेन आर फॉर्म्ड इन डेजर्ट एरिया ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल बाय द विंड। इसमें क्या होता है कि लोएस्ट नाम देने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब हवा चलती है सेम वही चीज़ हो रही है, सैंड है, वो सैंड जाके आपने जमा करा दी एक जगह पे, बहुत ज़्यादा जमा हो गई, बहुत ज़्यादा बड़े टिल्ले बन गए रेत के, तो उनको बोल देंगे लोएस्ट प्लेन, लोएस्ट प्लेन बोल देंगे। लोएस्ट प्लेन फाउंड इन चाइना में मिलते हैं, अर्जेंटीना मिलता है, चाइना में क्यों, गोबी डेजर्ट है ना, अर्जेंटीना में मिलेंगे आपको, और नियर कैस्पियन सी आर इसने मार्केबल एग्जांपल है। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना है, चाइना में मिलता है आपका, अर्जेंटीना में मिलता है, वो कैस्पियन सी के पास में मिलता है। और किस वजह से बनते हैं, रेत के कण के जमा होने की वजह से बनते हैं लोएस। मरुस्थल क्षेत्र में हवा होती है, लाइक जैसलमेर में अगर तेज हवा चल रही है, वहां से मरुस्थलीय क्षेत्र से पूरी रेत काफी उड़ के एक जगह पे खूब प्लेन एरिया के तौर पर जमा हो गई है, तो वो जो प्लेन बनेंगे उनको लोएस के प्लेन बोला जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में हवा में रेत के कणों के कण जमा होते हैं, चीन है, अर्जेंटीना है आपका, और कैस्पियन सागर के पास में लोएस के जो पठार है, इनमें लोएस के मैदान है, वो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बिकॉज उन लगभग नॉर्थ लेटीट्यूड से साउथ लेटीट्यूड उनमें क्या है, पवन की दिशा या जो आप बोलो वायु गति बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ में रेत के कण भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे लावा निर्मित, ये सब जगह आता है, माउंटेन बन रहा है लावा से, प्लेटू बन रहा है लावा से, और मैदान भी बनेंगे आपके लावा से, सेम चीज़ है। ये मैदान ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनते हैं, जब लावा
निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट में, राख भी निकलती है और चट्टानों के बारीक कण भी निकलते हैं, बड़े पैमाने पर जमा हो जाते हैं। अब देखो बहुत बड़ा अगर लावा विस्फोट हुआ है तो उसके साथ में क्या होगा, लावा निकलेगा, और ज्वालामुखी विस्फोट है तो लावा निकलेगा, राख और चट्टान के बारीक कण निकलेंगे, जाके एक जगह पे आपके जमा हो जाते हैं। बहुत बड़े एरिया में अंदर में अगर वो जमा हो जाते हैं तो वो प्लेन का रूप ले लेते हैं, उनको बोल देते हैं लावा निर्मित प्लेन। लावा के मैदान भारत के दक्षिण भागों में पाए जाते हैं। बिको दक्कन का पठार भी तो देख लो ना, तो वहाँ पे भी कभी न कभी तो कोई ज्वालामुखी विस्फोट रहा होगा, उसकी वजह से लंबे एरिया में जाके ये तो चट्टान हो गई, राख हो गया, लावा जब जमा हो जाता है तो उनको बोल देते हैं। और यही चीज़ जब लावा निकलता है आपका, यहाँ से अगर लावा निकल रहा है वो परत के रूप में ऐसे दूर तक फैलता रहता है, पतली परत के रूप में, और बड़ी ऐसे टेबल लैंड टाइप बना लेता है, तो उनको बोल देंगे प्लेटू, यानी कि दक्कन का आपका प्लेटू है। और दक्कन का प्लेटू के आसपास आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लावा निर्मित मैदान भी, ठीक है, क्यों, बिकॉज कभी न कभी वहाँ पे अगर वोल्केनो विस्फोट हुआ था, जब भी वो यूरेनियन आइलैंड के हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा था, हुआ कितने 55 मिलियन ईयर पहले हुआ, जब भी हुआ था उस वजह से राख चट्टान आके जमा हो गई थी, तो उनको आज भी बोलते हैं लावा निर्मित मैदान, ठीक है। अब देख लो लास्ट वाला, झील से लेक्स्ट्राइन जो है आपका प्लेन्स, किस क्या बोलते हैं, मतलब इसमें दो तरीके होते हैं। देखो कि लेक, एक ऐसे आपने देखा होगा कि इस तरीके से लेक है, मान लो यहाँ आपका ये इस तरीके से पानी जमा है, ठीक है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो कि धीरे धीरे या तो ये पानी सूख जाए, ठीक है, तो ऐसे के ऐसे ही आपकी पूरी पूरी लेक क्या होगी, खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब इस ये लेक बनी है किस वजह से बनी है, लेक बनी है यहाँ पे पानी आके रिवर से गिरेगा किसी भी लेक में, या पहले गिरा होगा या किसी समुद्र से जुड़ी हुई होगी, अब अलग हो गई होगी, तो ये लेक बनी है, इसका पानी जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये खाली हो जाएगी पूरी पूरी, यहाँ से पूरा जितना था पानी खत्म हो गया। लेकिन इसके साथ जब ये पानी आया था रिवर की वजह से किसी वजह से, तो साथ में क्या होगा, डिपोजिट हुई होगी, क्या कि यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है, जो रिवर की वजह से डिपोजिट डेल्टिक प्लेन बनते हैं ना, वो सेम यहाँ पे क्या सैंड डिपोजिट हुई होगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स माने जाते हैं। तो एक तो होता है जब पानी खत्म हो गया, ठीक है, उसके नीचे जो प्लेन मिलेगा वो फर्टाइल प्लेन होगा, लेक बहुत बड़ी बड़ी लेक होती है तो उनको प्लेन्स बोलना सही बात है। दूसरी चीज़ होता है अगर इसमें पानी है और यहाँ पे नीचे किसी वजह से कोई लावा बन रहा है, लावा की वजह से नीचे से पुश बन रहा है, तो हमने देखा था ना डोम से वोल्केनो बने थे, तो नीचे से जब अगर इस जगह लेक पे पुश बनता है तो इस तरीके से ये लेक ऊपर हो जाएगी, ठीक है, और इसका पानी इधर उधर साइड वाले एरिया में बिखर जाएगा, और लेकिन इसकी मिट्टी का जो लेयर है वो इसके ऊपर ही रहेगी, वो थोड़ी नहीं जाएगी कहीं पे, वो तो रॉक से अटैच्ड है, तो वो जो फर्टाइल प्लेन बनेंगे वो भी हमें लेक्स्ट्राइन प्लेन या झील निर्मित होगी प्लेन्स के अंदर में आएंगे। तो दो तरीके से हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। देखो जब झील नदियों द्वारा लाए गए तलछट से पूरी तरह भर जाती है तो जमा तलछट उपजाऊ मैदान के रूप में ले लेता है। नदी ला रही है, वो तलछट जमा होता जा रहा है, होता जा रहा है, या तो पूरा भर गया, पानी खत्म, उसके ऊपर से नहीं आ रहा पानी उसके अंदर में, तलछट से भर गए धीरे धीरे, या पानी सूख गया, तो उस वजह से नीचे जो बचता है आपका वो रह जाएगा, आपका उपजाऊ मैदान रह जाएगा, ठीक है। और कभी कभी अंतर्जात बलों के कारण जब झील का तल ऊपर उठ जाता है और पानी आसपास के वातावरण में फैल जाता है तो झील का तल एक मैदान के रूप में बदल जाता है, जो मैं बता चुका हूँ कि लावा की वजह से, ये लावा नीचे से अगर पुश कर रहा है, हार्ड रॉक से नहीं आ रही तो डोम शेप में बनेगी वो, यही अगर रॉक्स, अगर झील भी अगर हार्ड रॉक के ऊपर में बनी हुई है अलग किसी मैदान पे, तो वहाँ अगर धीरे धीरे ऊपर उठ रही है तो पानी फैल जाएगा, जब आपका स्पेस ही नहीं बचेगा, जब इस तरीके हो जाएगा तो उसमें पानी कहाँ बचेगा आपका, तो ये लेकिन यहाँ पे है जो सैंड है वो उपजाऊ होगी, तो इसलिए इसको उपजाऊ प्लेन में ये तब्दील हो जाएगी ये झील, तो इसलिए झील को तब्दील करने के कारण दो बता दिए मैंने, ठीक है। अब इनके अंदर में देखो कि हंगरी का प्लेन हो गया आपका, और अमेरिका के अंदर में प्रेरी का प्लेन हो गया, ठीक है। दो चीज़ें, एक तो हंगरी और एक अमेरिका के अंदर में प्रेरी प्लेन है, वो इसके एग्जाम्पल है। बिकॉज अमेरिका का जब मैप में देखेंगे तब देखेंगे बड़ी बड़ी झील्स है वहाँ पे, उनकी वजह से कुछ झील अगर सूख भी गई या किसी धीरे धीरे उसकी वजह से अंतर्जात बल है जो फोर्स लग रहा है, एंडोजेनिक फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से ऊपर आने की वजह से वो जब झील का पानी इधर उधर बिखर गया और एक मैदान में बदल गया, तो अमेरिका के अंदर में ये चीज़ें झील्स है, उनके आसपास में ये उपजाऊ मैदान मिलते हैं, जिनको हम बोल देंगे लेक्स्ट्राइन प्लेन या झील निर्मित मैदान बोला जाता है। तो इस तरीके से अपना ये जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है किसका, प्लेन्स का। दो तरीके से मैंने कर दिए, एक बताने आपको इरोजनल प्लेन, बहुत सिंपल है, नाम तो नाम से आपको पता लग जाएगा, बस ये डेफिनेशन आप बार बार लिख लेना, एक बार कॉपी के अंदर में खुद का नोट कर लेना, दो बार रिवीजन कर लेना, ताकि आपको एज इट इज आप उसमें एग्जाम के अंदर में आए तो उसको लिख सको। तो इरोजनल प्लेन आ गया आपका, आ गया डिपोजिशनल प्लेन, ठीक, हाँ अभी तो आते हैं। तो इसके मैं इसको कंप्लीट करते हैं, इसलिए मैंने इसके एक साथ ले लिया कि जिससे इंपॉर्टेंस भी कभी आपके आ जाए किसी, या फिर कोई एक आपने माउंटेन्स के टाइप पूछे उनकी इंपॉर्टेंस बताइए, साथ में आ गया 10 नंबर के साथ में आ गया, तो कुछ इंपॉर्टेंस लिखनी आपको आनी चाहिए। बेसिकली आप लिख सकते हो अपने आप से ही, लेकिन फिर भी एक तरीके से लिखने के लिए मैं ले आया हूँ। देखिए यहाँ पे हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर में या हिंदी में, इसी तरीके से प्लेटो का भी है हिंदी में, इंग्लिश में, और यह आपका प्लेन का भी मिल जाएगा। तो अभी आप देखो
माउंटेन्स का कैसे लिखना है, अगर आपका माउंटेन इंपॉर्टेंस भी पूछ ले तो माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस है ऐसे भी लिख सकते हो आप, जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि माउंटेन्स हैव बीन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, माउंटेन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंटरटेनमेंट में, हेल्थ बेनिफिट भी है माउंटेन में, माउंटेनियरिंग करते हैं ना तो उसमें हेल्थ बेनिफिट होगा, साइकिलिंग करनी पड़ेगी, एडवेंचरस भी है, माउंटेनियरिंग भी है, आजकल तो एडवेंचर करने के लिए भी माउंटेन के ऊपर जाते हैं, माउंटेन्स हैव स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है, माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ मेनी रिवर विच प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, फिशिंग एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब आप लिखने लगोगे ना तब आपको एग्जैक्ट चीज याद होना चाहिए, चाहे पॉइंट फॉर्म में कर लो चाहे इसके थ्रू पैराग्राफ में कर लो, बिकॉज लिखने लगते हैं तब याद नहीं आता है आपको, तो ये चीज बेसिक आपको लगेगा ये तो बहुत बेसिक बात है हमें आती है, लेकिन आपको वहां पे लिखना है, नंबर उस चीज के मिलते हैं आपको, ठीक है। तो समझिए सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ, देखो मेरी रिवर के ऊपर लिखना है आपको, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे लिखना है, हेल्थ बेनिफिट पे लिखना है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप एक पॉइंट बना सकते हो इसमें, ठीक है। आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द एरिया भी करते हैं और रेनफॉल को करते हैं, तो वेदर कंट्रोल या क्लाइमेट कंट्रोल के एरिया में ले आओ। माउंटेन डवेलर आर मोस्टली ब्रेव, हेल्दी, सिंपल होते हैं। माउंटेन हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस रेफरेंस टू रिलीजन और मिथोलॉजी भी देखते हैं, देखो बहुत सारे धाम है हमारे जो है बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, वो सारे धाम है, वैष्णो देवी रहा धाम, तो वहाँ पे हम पूजा पाठ के लिए जाते हैं, तो ये इनका एक जो वेलबींग के लिए रिलीजियस या मिथोलॉजिकली इंपॉर्टेंस है, ठीक है, पिलग्रिमेज साइट में। अब बताने का तरीका ये कि चलो ये आपको दिया, आपने एक बार बेसिक पढ़ लोगे तो भी समझ आएगा, इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर लिखने लगो आपको लगे कि कहीं जगह कम है तो आप इनको ऐसे कर देना, अगर माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस माउंटेन है, पहला आपको ले लेना कि एज ए बेसिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। दूसरा क्या लिख दोगे इसके अंदर में, देखो पॉइंट नहीं समझाने की जगह मिले तो सिंपल लिख देना कि इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन एज ए टूरिस्ट, एज ए, बाद में पॉइंट लगाना 1 2 3 4 5 एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, समझ जाएगा अपने आप, इसको समझाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा बन जाएगा एंटरटेनमेंट और एडवेंचरस वैल्यू, ये लिख देना, ठीक है, प्लस एडवेंचरस वैल्यू। आपका थर्ड लिख जाएगा स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, सिंपल, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस लिख देना दूसरा, इस तरीके से निकालना सीखो आप पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट आपका आएगा, जैसे इसके अंदर में आ गया, दूसरा आ जाएगा कि इसमें सोर्स और ओरिजिन ऑफ मैनी रिवर, तो यहाँ लिखा देना सोर्स ऑफ रिवर, उससे अपने आप पता लग जाएगा कि किस वजह से ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है रिवर से, इरीगेशन भी मिलता है, आगे वाले डेफिनेशन नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। पांचवा क्या है, वेदर कंट्रोल लिख दो या क्लाइमेट कंट्रोल लिख दो, वेदर कंट्रोल लिख देना अच्छा रहता है माउंटेन के, बिकॉज वेदर लोकल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, और उस माउंटेन के लोकल जो अगर इफेक्ट क्या है वो जनरली स्टडी करते हैं हम, तो वेदर कंट्रोल इसके अंदर में लिख देना। फॉर वेदर कंट्रोल, एज ए वेदर कंट्रोल में भी माउंटेन काम करेगा, एज ए सोर्स ऑफ रिवर काम करेगा, स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में काम करेगा, एज ए एंटरटेनमेंट आपका या एडवेंचर एक्टिविटीज ही काम करता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर में आपका काम करता है। जैसे 5 तो हो ही गए पॉइंट, एक पॉइंट और भी लगा सकते हो आप, कुछ भी नहीं, जैसे ये मिथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, यहाँ पे लगा दो, इसके अंदर में कोई दिक्कत ही नहीं है लिखने के अंदर में, मिथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लाइक बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, श्राइन्स, एज श्राइन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, देखो सारा पॉइंट है ये पॉइंट में कवर हो गया, आपके पास स्पेस कम होता है, तो इस तरीके से पहले ध्यान रखो कि इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन एज अगर लिखो तो टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एंटरटेनमेंट, एडवेंचरस वैल्यू, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, सोर्स ऑफ रिवर, वेदर कंट्रोल और एज ए मिथोलॉजिकल साइट्स, ठीक है। अगर ये लिख दोगे तो भी आपके 6 पॉइंट हो गए, पूरा कंप्लीट हो गया, बिकॉज या तो 5 में भी आएगा तो भी इसको 2 नंबर का मिलेगा, 10 में भी आएगा तो इसको कुछ क्लासिफिकेशन पूछेंगे, उसके बाद से ही पूछेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या माउंटेन्स का, तो वो आप 3 नंबर के हिसाब से ये 6 पॉइंट सफिशिएंट होंगे आपके लिए, तो इसको इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ सेम प्लेटो के अंदर में होगी, अगर छोटा पॉइंट है तो आप हिंदी के अंदर में भी आप देख लेना, सारा सारा वही सीन है, पॉइंट सेम रहते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अब ये चीज़ आपके लिए बोल दे कि प्लेटो के अंदर में क्या है, तो वही सेम चीज़ होती है, प्लेटो में क्या है, अर्थव्यवस्था के अंदर पठारों में पहाड़ों की तुलना में अधिक भीड़ रहती है, बिकॉज क्या होता है माउंटेन्स पे कोई जाके थोड़ी रहेगा तो कोई दक्कन का पठार है, मान लो पठार है, लेकिन फिर भी कोई तो रहा है, हिमालय के ऊपर में उतने लोग थोड़ी रह रहे हैं, तो रेफरेंस तो इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो प्लेटो आर मोर क्राउडेड देन माउंटेन्स। इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो सकती है यहाँ पे, फर्टाइल सोइल हो सकती है, स्टोर हाउस होगा मिनरल्स के लिए हो सकता है, पॉइंट निकाल लो। रिवर क्रिएट वाटरफॉल इन द स्टीप स्लोप्स, वाटरफॉल मिल जाएंगे, रिजर्वोयर कैनाल से भी क्रिएटेड, हार्ड सरफेस पे रिजर्वोयर भी बना सकते हो ताकि पानी स्टोर कर सको आप। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर मोर डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू माउंटेन्स, में ज्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, प्लेटो आर कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड देन प्लेन, और ये प्लेटो होते हैं जो माउंटेन्स से ज्यादा डेवलप होते हैं लेकिन प्लेन से कम डेवलप्ड होते हैं, तो इनको भी पॉइंट फॉर्म में आप लिख सकते हो कि एज ए इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन एज इकोनॉमिक पॉइंट, ठीक है लिख सकते हो, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो सकता है उसमें लिख सकते हो, दे आर स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल लिख सकते हो, एक सिंपल सा पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। वाटरफॉल एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइक वाटरफॉल, ठीक लगा सकते हो, एज ए रिजर्वोयर फॉर लाइक इरिगेशन, जो आपका वाटर है उसको
रखने के पानी के लिए कंजर्वेशन के लिए आप एज ए रिजर्वायर बना सकते हो उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंस ऑफ इसमें प्लेटो भी बना सकते हो। ये सेम ही चीज़ रहेगी प्लेन के अंदर में। प्लेन में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, प्लेन में आप सिविलाइजेशन रहती है, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर भी ज़्यादा इंटेंसिव रख सकते हो, ज़्यादा मेजर सिविलाइजेशन हुई है वो भी प्लेन पे मिली है आपको। तो ये सारी चीज़ आपको लिख देनी है। ये डाटा लिख देना, 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइड इन द प्लेन, मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड आर लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, नील सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, ये तो ये इनका नाम जरूर लिखना है आपको। मेसोपोटामियन, Babylon civilization, Mesopotamia flourished in the plain. This is the reason why plain are called cradle of civilization. ये जरूर लगाना कि cradle of civilization माना जाता है इनको। civilization का पालना यानी सबसे ज़्यादा जो civilization डेवलप होनी शुरू हुई थी प्लेन के ऊपर में। अगर माउंटेन और प्लेटू होते तो civilization कभी नहीं बनती। तो cradle of civilization माना जाता है, इनको ऐसे करके लिख देना हाइफन में। Plains are most suitable for transport communication के लिए, pasture के लिए, human habitation as plain are flat. The construction of the railway line, roadway and airport are much easier. Plains are the best for all the different type of human activity. The densest place of the world are plains, situated in plains. तो इतना अगर पैराग्राफ में लिख दो, चाहिए इनके पॉइंट्स बना के लिख दो। लेकिन अगर पॉइंट्स के फॉर्म में जैसे माउंटेन में इजीली आपको पॉइंट मिल गए 6, तो वहाँ पे पॉइंट फॉर्म में लिखना आसान रहेगा। अगर प्लेन्स और प्लेटो आ जाते हैं, इनमें बहुत छोटा सा पॉइंट है, जिसमें कुछ वर्ड याद रखने, जैसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन जैसे इंडस वैली, नील वैली, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया इसके पास में है, तो ये आपको लिखने में मदद करेगा। तो पैराग्राफ में भी आपको इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन आ जाए तो इनके नोट्स बना लो, और ये आपको फाइनल जब मेंस के देने जाओ तब आप भी रिवीजन कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए क्लासिफिकेशन हम कंप्लीट कर लिया है, हिंदी के अंदर में भी लिख लेना। सारा क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हो गया, माउंटेन्स का, प्लेटो का, प्लेन का, मेंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया वो पार्ट। अब हम अगर मैप के अकॉर्डिंग देख लेंगे, जो रिवर और लेक भी साथ में देख लेंगे, जिससे वो वाला पार्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। हर एक दिन देख कोशिश करेंगे 1 या 2 हम कॉन्टिनेंट कवर कर पाएँ। अगर एक भी कर लेंगे आराम से तो भी कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा 6-7 दिन के अंदर में वो पार्ट। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर थोड़े से एग्रीकल्चर का टाइम बचेंगे और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहने के लिए। देखिए बार बार इसको, और जहाँ पे आपको लगे कि ये पॉइंट अपने को नोट करना है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग इसमें से आया है, तो वो खुद निकालना शुरू करो, तभी जाके आपको ज़्यादा याद रहना शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन कंटेंट इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। मैप में भी देख लोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मैप में बता दूंगा, उसके अंदर में आप साथ साथ में नोट करते रहना, उसके साइड में आपको PDF बना के भी अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिससे आपको वापस रिवीजन के लिए भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो समझने पे आपको जल्दी ज़्यादा याद रहेगा। रिवीजन तो आप क्या किसी के नोट्स उठा के भी आप आज भी कर सकते हो, सबके बने हुए, लेकिन मैप के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी से आप जब ये कर लेते हो, मेंस के में आपको 2 पॉइंट में क्या लिखना है, 5 पॉइंट में नंबर वाले में क्या लिखना है, और प्रीलिम्स के अंदर में कहाँ से कौन से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ लोकेशन आएगी, बेसिक लोकेशन आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी की यार इसके अंदर में। तो ठीक है, किसी भी एग्जाम में RPSC का हो उसके अंदर में बेसिक लोकेशन ही आती है, तो वो देख लेना। ठीक है, और डाउनलोड करिए पहल अकेडमी ऐप, वहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन है, वहाँ भी आप कुछ पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।